बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से परेशान होकर उमा भारती जी सड़कों पर आ गईं। उन्होंने एक लंबी यात्रा की, अयोध्या तक की। वो एक और यात्रा की तैयारी कर रही हैं, लेकिन ये यात्रा उनको कहाँ ले जाएगी, वो आखिरकार कहाँ जाना चाहती हैं, उसकी मंजिल क्या है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में। इस समय हमारे साथ उमा भारती जी हैं। हम उनसे खुद ये प्रश्न करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो किस तरफ जा रही हैं। उमा भारती जी, लंबी यात्रा की, आपने नेताओं को चुनौती दी, बीजेपी के अंदर जो माहौल है, जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह की गुटबंदी है, उस सब को लेकर आपने सवाल खड़े किए। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में आखिर क्या होगा आपकी इस विद्रोह का, आपके इस अंदाज का? लोगों को अभी थोड़ी देर और शांत रहना होगा, क्योंकि मैंने देखा कि पार्टी के अंदर एक वैचारिक द्वंद्व छिड़ गया है और उस द्वंद्व से सब घिर गए हैं। मैं शून्य की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने एक चैनल पे सुना कि विचार शून्य नहीं, वैचारिक द्वंद्व, यानी कौन सा मार्ग चुने यह स्पष्ट नहीं हो पाया। और ये 1 वर्ष तक यही चला। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका परिणाम यह है कि मुझे लगा कि 1 वर्ष खराब हो गया यहाँ पर, और अब आगे और समय खराब नहीं करना, क्योंकि अपन अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो 1 साल भी समय खराब हो गया, और इसलिए मैं पहले पदयात्रा पे निकली अयोध्या तक की। इस बीच में पहले तो प्रारंभिक दौर की जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश के लोग दुखी थे। एक अच्छा मुख्यमंत्री खो देने का दुख और घर की बेटी की बेइज्जती का दुख उनके मन में था, तो वो भावनात्मक समर्थन था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भी मैंने उसी प्रकार का समर्थन देखा, तब मुझे उसमें राजनीतिक और एक आशा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीति के निराशा में डूबा हुआ है। क्योंकि गैर कांग्रेसवाद की जो बात पहले कभी होती थी, जिसके नाम पर सब राजनीतिक दल जो कांग्रेस से अलग होते थे वो इकट्ठे हो जाते थे, आज आपने देखा हो वो नारा निष्प्रभावी हो गया। क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम कांग्रेस की बुराई करते थे वो सब राजनीतिक दलों में आ गई। परिवारवाद आ गया, भाई भतीजावाद आ गया, अपराध भ्रष्टाचार के साथ गठजोड़ आ गए, वो सब जगह पर आ गए। ऐसे में जो निराशा का भाव है उससे उबरना चाहते हैं लोग। तो इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा 90 दिन की मोहलत और आप लोगों से चाहिए। नहीं, उमा भारती जी, आपने कहा कि बीजेपी के अंदर एक वैचारिक द्वंद्व है, कहीं उमा भारती जी के अंदर एक रणनीतिक द्वंद्व तो नहीं है? ना, मेरे अंदर वैचारिक स्पष्टता है, इसलिए तो निकल आई मैं। और उस वैचारिक स्पष्टता पे लोगों की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। तो मुझे अभी जो समर्थन मिला है उससे मैं अहंकार से फूली नहीं हो मैं बहुत बड़ी नेता हो गई। उस समर्थन से इतना भर हुआ कि मुझे लगा कि राजनीतिक जीवन की दिशा यदि मैं पकड़ूंगी तो लोग समर्थन दे सकते हैं। तो दिशा के बिंदु मैंने 5 तय किए, जिसमें स्वाभिमान, सुरक्षा, स्वदेशी, शुचिता और सुराज। अब ये 5 बिंदु, अब मुझे इन 5 बिंदुओं पर भी तो लोगों का आशीर्वाद लेने दीजिए, फिर मैं स्पष्ट करूंगी कि आगे योजना क्या है। क्या इसके साथ ही जो आप बोल रही हैं कि लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश कर रही हैं, आप आपने एक यात्रा के दौरान किया, एक और यात्रा कर रही हैं, क्या आप और राजनीतिक दलों को भी जांच परख रही हैं? मुलायम सिंह जी ने आपको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया उत्तर प्रदेश में, क्या वहाँ से कुछ इस तरह के संकेत की गुंजाइश देख रही हैं आप? कल्याण सिंह के थोड़ा सकारात्मक बयान आए आपकी यात्रा को लेकर, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे से भी आप बातचीत कर रही हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि इसके साथ साथ ये भी चल रहा है समानांतर? देखिए, साझेदारी की राजनीति का समय है और समान विचारधारा वाले लोगों का अम्ब्रेला हो सकता है, लेकिन अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। और मेरी जो पंच निष्ठाएं हैं उनमें जो भी मुझे आशीर्वाद देगा मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊंगी, चाहे वो मुलायम सिंह हो। पंच निष्ठाओं की जब बात आएगी तो फिर मुझे क्या मतलब है, मेरी तो निष्ठा पंच निष्ठाओं पर है ना। नहीं, लोग तो सहयोग लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए किसी में भी निष्ठा जाहिर कर देते हैं, लेकिन आप बाकी उनके जो... नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। बाद में गड़बड़ होती है, पहले कुछ नहीं होता। और जिस पर जनता का वोट मिला हो, अगर आप जनता की उन बातों पर नहीं चले तो लोग आपको पटक देते हैं। आप इमरजेंसी में देखे ना, इंदिरा जी का लोग कितना साथ दिए पाकिस्तान की वॉर जीतने के बाद, और उसी अहम में इंदिरा जी ने इमरजेंसी थोप दी तो लोगों ने उनको ही चुनाव हरा दिया, उनकी पार्टी को तो छोड़िए। लोगों का ये भी सोचना है उमा जी कि चूंकि आप सत्ता से वंचित कर दी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको नहीं दी गई, इसलिए एक जो सहानुभूति थी वो आपको मिली, ये बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी, और इस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार क्या किया जाए। अलग पार्टी की बात चल रही है, गूंज रही है, लेकिन आप इस बारे में कोई स्पष्ट बात अभी तक नहीं कह रही। ये दुष्प्रचार अभियान का एक हिस्सा है। हकीकत है कि जो लोग आपको ये सब कहे हैं वो खुद घबराए हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं जल्दी घोषित कर दूं कि आगे का क्या है, ताकि वो मेरे मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो उनको कहिए कि अभी 90 दिन थोड़ा और घबरा लीजिए आप लोग।
जो होगा वो 90 दिन के बाद होगा, अभी नहीं होगा। वो अपनी घबराहट से मुक्ति पाना चाहते हैं। उमा जी, लेकिन फिर घूम फिर कर बात ये आती है कि इस तरह के विद्रोह, इस तरह की बगावत बीजेपी में पहले भी हुई है, लेकिन उमा भारती जी का विद्रोह उनसे अलग कैसे है? वो कैसे सस्टेन करेगा? मैंने विद्रोह किया ही नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आपने उस संस्कृति का विरोध किया जो बीजेपी में वो तो 2-4 हावी हो लोगों गई की थी। है, वो बीजेपी की पूरी पार्टी की संस्कृति थोड़ी है। वो 2-4 लोगों की, उनको तो निकाल के कभी भी बाहर कर देंगे अब लोग। हम नहीं करेंगे तो जनता कर देगी। कैसे कर दे? और देखिएगा आप, उसको समय दीजिए ना थोड़ा सा। अब आज थोड़े बता दूंगी मैं 24 घंटे में। नहीं, लेकिन आप दावे कर रही हैं कि बीजेपी का अशोक रोड वाला ऑफिस मेरा है, बीजेपी का झंडा मेरा है, कमल का फूल मेरा, कमल का फूल आपका है, लेकिन क्योंकि अगर कानूनी आधार क्योंकि स्वाभिमान, जब 15 मार्च को अशोक जी की भी नजरबंदी कर दी गई तो कौन मंत्री गया अयोध्या? सिर्फ मैं गई। स्वदेशी नालको पर अरुण शौरी का और मेरा जो झगड़ा हुआ और अंत में विजय मुझे मिली मजदूरों की तरफ से, वो कौन किया? वो मैंने किया। शुचिता, आज तक कोल और माइन जैसे मिनिस्ट्री पर भी मेरे ऊपर एक आरोप नहीं लगा, वो कौन किया? मैं की। और सुराज, भ्रष्टाचार से मुक्त और बुनियादी समस्याओं का हल करने वाली सरकार किसने दी? वो मैंने दी। इसलिए मैं ही तो भारतीय जनता पार्टी हूँ। यही तो भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं जो मैंने कही। ये उमा भारती जी का अहंकार तो नहीं बोल रहा है? अपनी सफाई दूंगी तो अहंकार, और सफाई ना दूं तो आप कह रहे हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, तो मैं करूं क्या? आप तो मुझे दोनों तरफ से मार रहे हैं। फिर मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मतलब सफाई दूं तो अहंकार जो कानूनी और सफाई ना दूं तो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की कमी, तो मैं करूं क्या? फिर आप दो मार रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये कानूनी पहलू जो इसके हैं कि जिस आधार पर आपको पार्टी का निशान मिलता है, पार्टी का नाम मिलता है, वो आधार आपका वैसा नहीं है। देखेंगे ना आप। अभी 90 दिन रुकिए ना, अभी क्वात्रोची का मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप काहे को इन चीजों को महत्वपूर्ण बनाए जा रहे हैं? एक महिला ने विदेश से आकर के हमारे देश की धरती पर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, नहीं बन पाई तो यूपीए की हेड बन गई वो, और उनकी वजह से एक व्यक्ति फ्री हो गया। वो सारा पैसा निकाल के ले गया जो हम भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा था वो पूरा। ये ज़्यादा सीरियस है, आप इस पर केंद्रित करो अभी अपने आप को। मेरी बातें छोड़ दो, अभी अपन 90 दिन के बाद बात करेंगे। एक बात और इससे जुड़ी ये भी है उमा जी, हालांकि ये भी आपको अप्रिय लगेगी कि आपने जो भी विरोध जाहिर किया पब्लिक में, वो कुर्सी न मिलने के बाद ये लोगों की आम धारणा। उदाहरण आपको दी, कौन सी दी? ये कब के दी हूँ? कब के दी हूँ? पूरी मीडिया ने तो देखा, दुनिया ने। मैं जब 15 मार्च को अयोध्या यात्रा पर तो आप उसके बाद नाल को मैं क्या कह रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे। ये पंच निष्ठाएं जो मैंने अभी घोषित की हैं, ये तो मैं हमेशा से इन्हीं पर दृढ़ रही हूँ। नहीं, आपने दृढ़ रही हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन आपने उस समय ये आवाज़ नहीं उठाई। मैं बाहर क्यों उठाती? मैं तो अंदर थी तो अंदर बोलती थी ना। मैं अब बाहर हूं तो बाहर बोलूंगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि अब मैं बाहर हूं, तो जैसे मैं मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की आलोचना करूंगी, मैं वैसे ही अब अटल जी और आडवाणी जी की आलोचना करूंगी। आप बिल्कुल इस मामले को स्वीकार कर लीजिए इसको, और इसको किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और वो मेरी आलोचना करने का पूरा अधिकार, उनको कहिए मेरी आलोचना करें, वो खुलेआम करें, और मैं भी करूंगी। अब तो ये विचारधारा की लड़ाई है, ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। क्या आपकी अटल जी से, आडवाणी जी से उसके बाद से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरी वैचारिक तौर पर कहीं कोई बातचीत नहीं है, उस दिन से बंद है। निजी कोई बातचीत है तो मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहती। क्या संघ की तरफ से कोई ऐसा प्रयास संघ हुआ को है? मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि मैं उसको भगवान के स्थान पर मानती हूँ, और मेरा वैचारिक पिंड उन्होंने बनाया है। इसके अलावा मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं संघ पर कभी कमेंट नहीं करती। आपने इस विषय को यहीं बंद कुछ बिंदु उठाए हैं, कुछ मुद्दे उठाए हैं, और जो आप समझती हैं कि बिल्कुल सही हैं। अगर उन मुद्दों पर गौर करे, संघ करे, पार्टी के दूसरे नेता करें, तो ये अच्छा नहीं होगा? नहीं, मैं इस विषय पे यहाँ कुछ नहीं कहना चाहती। मैं संघ से कोई अपेक्षा नहीं करती, कभी नहीं, कुछ नहीं। वो तो एक शाश्वत पुण्यात्माओं का प्रवाह है, वो अपना काम कर रहा है। उनसे हमारे जैसे लोग कुछ विचारधारा के बिंदु ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। आपने यात्रा की, लंबी यात्रा की, उस दौरान क्या सबसे बड़ा अनुभव आपका क्या रहा? अगर उसको संक्षेप में आपको बताना हो कि लोगों ने जो उसको रिस्पॉन्ड किया, वो किस तरह से, सहानुभूति थी या सचमुच में वो एक परिवर्तन की उम्मीद आपसे देख रहे थे? प्रशंसा का भाव था, प्यार का भाव था, और निराशा के दौर से निकलने की ललक थी। आपके पास संगठन नहीं है, क्या उस दिशा में कुछ करने की सोच रही हैं? बताएंगे ना आपको, जरा धीरज तो रख लो थोड़ा सा, यशवंत वालों को भी बताएंगे हम। उमा जी, कभी आपको ये भी लगता है कि आपने जिस तरह के मुद्दे खड़े किए हैं पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को लेकर, अभी कोई मुद्दा नहीं मुझे दिखाई देता क्वात्रोची के अलावा, और मैं चाहती हूँ कि पूरा देश खड़ा हो जाए और सोनिया गांधी को यूपीए के चेयरमैन के पद से हटाया जाए। आपको लगता है कि मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में, जिस तरह की राजनीति आपने बोला, हर पार्टी उसी कल्चर में समा गई है, और ये कांग्रेस कल्चर कहना गलत होगा इसको, बल्कि ये कहें कि आज का राजनीतिक कल्चर है ये, इससे बच पाना संभव है?
अब देखते हैं ना, प्रयोग तो हर एक ने किए, मैं भी करके देख रही हूँ। मैं तो मानूंगी, अब होता क्या है बाकी मैं मानू। आज तक का राजनीतिक जीवन निष्कलंक रहा है और जो बातें कही हैं उन्हीं पर चली हूँ, आगे भी मैं चलूंगी। मुझे समर्थन कितना प्राप्त होता है इसका ऑब्जर्वर आपसे अच्छा मैं थोड़ी हो सकती हूँ, आप ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। मैं व्यक्ति उमा से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नेता उमा से बात कर रहा हूँ। आपको ये मैं नेता उमा ही आपको उत्तर दे रही है कि इसको अपन को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी इतने जल्दी नहीं उत्तर दे पाएंगे इन बातों का। बहुत बड़ा देश है। आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं ना मुझसे उत्तर लेने में, और अगर मैं तुरंत उत्तर दूं तो मेरी तरफ से मूर्खतापूर्ण होगा वो, क्योंकि उत्तर मुझे नहीं देना होगा, मुझे लोगों से समझ के आपको उत्तर देना होगा। मेरी पंच निष्ठाएं हैं और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि इतना खतरा हो गया इस देश के ऊपर, और ये कैसे हो गया, और प्रधानमंत्री असहाय बैठा रह गया और एक व्यक्ति जो है उसका खाता अनफ्रीज हो गया। देश के लिए बहुत खतरनाक बात है, और मैं प्रधानमंत्री जी को इनोसेंट मानती हूँ और मैं सोनिया गांधी जी का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट मानती हूँ। पहले आपको माना जाता था कि बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं आप, लेकिन इस पूरे यात्रा के दौरान क्या कुछ आपने अपने अंदर भी बदलाव देखा? इस क्या है कि आप लोगों को आदत डालनी पड़ेगी कि कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, इसका अभ्यस्त आप हो गए हो। क्या हुआ है कि जिसको आप शालीनता समझते कई बार वो कुटिलता होती है, और जिसको आप जल्दी उत्तेजित होना कहते हो कई बार वो आदमी की पारदर्शिता होती है। मैं तो ऐसी रहूँगी, मैं नहीं बदलने वाली। मैं कपट और कुचाल मेरे स्वभाव का अंग कभी नहीं बनेगा। मैं जैसी अंदर से रहूँगी मैं वैसी आपके सामने बाहर रहूँगी, वो अच्छा भी है, उससे मैं आपको अच्छी लगूंगी हमेशा। नहीं, आप तो हमेशा अच्छी लगती हैं, आप साफगोई से बात करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि मौजूदा राजनीति में और जब एक बड़ा आप परिवर्तन चाहती हैं तो वहाँ एक अलग तरह के कुछ गुणों की ज़रूरत पड़ती है, धैर्य की, संयम की। आपने मुझ में संयम की कमी पाई क्या? जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ धैर्य की कमी पाई है क्या? आप याद करिए, जब मैं मध्य प्रदेश में नेता बना के भेजी गई तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने शालीनता की सारी मर्यादाएं लांघी मुझ पर हमला बोलने में। मतलब कोई नीच कर्म नहीं छोड़ा था उस समय, कोई अपशब्द नहीं छोड़े थे, और मैं एकदम धैर्य बांधे रही थी। तो आप उसके बाद में और क्या चाहते हैं मुझसे? और फिर भी मैंने आप लोगों को परिवर्तन करके दिखा दिया था वहाँ पर। तो मैं तो कुछ भी झेलती रही। आप याद करिए लालू यादव मुझे क्या क्या नहीं बोलते रहे बिहार में, और मैं एकदम गम खाए रही। जी, वही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप राम रोटी नहीं रोजी रोटी की यात्रा पर हैं। बेचारे अब जैसा वो लोग रोटी रोजी के अलावा उन्हें दिखती नहीं, उन्हें राम दिखते ही नहीं। उन लोगों को या तो रोजी दिखती है, रोटी दिखती है, और खुद ही के लिए दिखती है, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे, जिसको जो दिखेगा वैसे ही होगा ना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जो राजनीति को रोजगार ही समझते हैं उनको तो यही दिखेगा ना। अयोध्या में अभी एक संत ने आपसे कहा था कि आप संन्यास धर्म में लीन हो जाएं, छोड़ें राजनीति, इस तरह के बयान आए थे। और उनने ये भी कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप नृत्य गोपाल दास जी की बात कर रहे हैं, उनने कहा हमने ऐसा कोई बयान दिया नहीं, और उनने मुझे खुद ऐसा कहा नहीं। कभी इस हंगामे के बीच आपको लगता है कि कहाँ मैं फंस गई हूँ? वो ठीक था कि राम में डूबे रहो, राम नाम में। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहाँ फंस गई। पहले लगता था, लेकिन जिस दिन से मैं भोपाल से निकली हूँ मैं तो एकदम उस बच्चे की तरह अनुभव कर रही हूँ जो अभी पैदा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। हर तरफ से इतने हमले होते हैं, हर तरह के बयानबाजी होती है, आप तनाव में ग्रस्त नहीं होती है कभी? कभी नहीं लगता है कि क्या गंदगी है, इससे मैं कहाँ फंस गया? लगता है, लेकिन हताशा नहीं आती। मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं आपको ऐसा कहूँगी कि ऐसा नहीं लगता। ये तो लगता है, लेकिन हताशा नहीं आती। तो इस बातचीत के अंत में मैं आखिर में ये कहूँ कि उमा जी अभी अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि लोग उनकी जो पंच निष्ठा उठाई है उन्होंने, उस बारे में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद ही वो कुछ बोलेंगी कि आगे मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको सच मानिए कि मेरा कोई सीक्रेट प्लान नहीं है। जो लोगों की तरफ से मुझे मिलेगा वही आगे की योजना होगी, इसलिए मैं अभी कुछ दिनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अंतिम सवाल है मेरा, अगर इस यात्रा में कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो क्या उमा भारती जी बैठ जाएंगी या फिर भी लगी रहेंगी? बताएंगे ना, आपको यात्रा तो होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, धन्यवाद, आपने S1 के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी उमा भारती जी, जो कि स्पष्ट रूप से अभी कह नहीं रही हैं। उनका कहना है कि वो अपनी यात्रा के बाद ही फैसला करेंगी। इस यात्रा के दौरान ही वो लोगों के दिमागों को परखेंगी, उनकी प्रतिक्रियाओं को जांचेंगी और उसके बाद ही अपनी भावी रणनीति तय करेंगी।